सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्षितिज जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं टू ट्रेन यू ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। वेल, आप लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आज क्षितिज जी के पास ना सिर्फ आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज है बल्कि एक स्पेशल स्ट्रैटेजी भी है जो कि क्षितिज जी खुद भी यूज करते हैं। हमारी इनसे डिस्कशन हुई तो क्षितिज जी ने बोला कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है पुष्कर जी जो मैं खुद यूज करता हूं एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। सो मैंने बोला कि देरी किस बात की। सो हमने डिसाइड किया कि विल डेफिनेटली रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू जिसमें हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी बताएंगे, एक स्पेशल इंडिकेटर के बारे में भी बताएंगे और सर की जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर भी आपको ट्रेनिंग देंगे। सो क्षितिज जी, हियर वी गो। थैंक यू सो मच पुष्कर जी वंस अगेन टू इनवाइट मी ऑन टू योर चैनल। और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ इनफैक्ट जितने भी मैंने पुराने वीडियोस करे, काफी अच्छा रिस्पांस मिला आपके दर्शकों की तरफ से, तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। मौका नहीं मिलता है आपके दर्शकों के साथ इतनी ज्यादा इंटरेक्शन का, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शेयर माई स्ट्रेटेजी, जो कि मैं डे टू डे बेसिस पे इंटरडे पर्सपेक्टिव से, खासकर चाहे आप इंडेक्स की बात करें चाहे आप स्टॉक्स की बात करें, बिल्कुल कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की कि नंबर ऑफ इंडिकेटर्स को यूज किए बिना एक सिंपल इंडिकेटर को यूज करके हम किस तरीके से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मार्केट्स के अंदर ट्रेड ले सकते हैं जी। तो पुष्कर जी देखिए, जैसे कि आपने समझाया, आपके क्लाइंट्स ऑलरेडी जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे हम लोग एक टर्म जरूर मार्केट में आए दिन सुनते रहते हैं कि मार्केट के सपोर्ट्स क्या है, मार्केट के रेजिस्टेंस क्या है। बट क्या कभी हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी है कि ये सपोर्ट्स और जो रेजिस्टेंस हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं इन टर्म्स को, ये किस तरीके से निकाले जाते हैं? क्या मैनुअली इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को निकालना संभव है? क्या इनको एक्चुअली में ट्रेड करके पैसे कमाना इतना ईजी है? तो आज के जो वीडियो रहेगा वो बिल्कुल प्योरली मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बात करते हैं पिवट पॉइंट्स की। काफी आपके दर्शकों ने ये टर्म जरूर सुना होगा जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें, पिवट पॉइंट्स स्ट्रेटेजी। किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम लोग इंटरडे पर्सपेक्टिव से मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो क्षितिज जी, आई मैं विल चाहूंगा कि पहले एक बार ना आप लोगों को एक बार मैनुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी प्लॉट करना सिखा दीजिए चार्ट पे बिल्कुल और उसके बिल्कुल बाद हम पिवट पॉइंट्स पर आएंगे। बिल्कुल पुष्कर जी, तो उसके जी। लिए आई जस्ट टेक योर परमिशन टू शेयर माई स्क्रीन। श्योर श्योर सर, प्लीज। तो आई बिलीव माई स्क्रीन इज विजिबल। या इट्स ठीक है, विजिबल। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग मार्केट में आए दिन ये टर्म्स सुनते रहते हैं, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो हम सभी को कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं। देखिए जहां पे नॉर्मली डिमांड जोन ज्यादा होती है, यानी कि जहां पे बायर्स का इंटरेस्ट रहता है, हम लोग कहते हैं वहां पे मार्केट पे एक सपोर्ट डेवलप हुआ है। उसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, यानी कि किसी लेवल पे आके सेलिंग की पार्टिसिपेशन, सेलर्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ जाती है, हम लोग कहते हैं मार्केट में उस एसेट क्लास के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो सेम वे में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं चार्ट्स पे, पहले में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैनुअली हम लोग इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने अभी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करी है, एक एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है जिसका चार्ट मैंने ओपन किया है। टाइम फ्रेम रखा है मैंने 5 मिनट, क्योंकि आज जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर चलती है स्ट्रेटेजी। इसके लिए लंबे टाइम फ्रेम पे हमें मूव करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स डेली टाइम फ्रेम, इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से रहेगी। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जहां पे आपका सप्लाई जोन ज्यादा रहेगा, यानी कि जहां पे आपका सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज क्लियरली सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये फाइंड आउट करना है चार्ट पे कि कहां से ऐसे कौन से लेवल से स्टॉक बार बार एक रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन देख रहा है ऊपर जाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर यहां से मैं ट्रेंड लाइन पिकअप करता हूं तो ये एक लेवल है जहां पे मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई देता है कि एक रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है एचडीएफसी बैंक, यानी कि लगभग 1415 के आसपास। यहां पे एक सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट ने इसको एक हैमर डाउन किया प्राइसेस को। अगेन स्टॉक ट्राई टू मूव अबव दिस लेवल, अगेन द स्टॉक हैज फेस द रेजिस्टेंस। तो यहां पे बेसिकली मैं कह सकता हूं एक सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ है। उसी तरीके से अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, तो जहां पे मेरी डिमांड आ रही है, अप्रोक्सीमेटली मेरी डिमांड आ रही है इस लेवल के अराउंड, जो कि बनता है लगभग 1400 रुपए के आसपास या 1401 के आसपास। तो अगर मैं मैनुअली इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो सिंपल सी बात है, जहां से स्टॉक वापस आ रहा है वो मेरा रेजिस्टेंस हो गया, और जहां से स्टॉक मेरा वापस ऊपर बाउंस बैक कर रहा है वो मेरा सपोर्ट हो गया। बट ये तो हो गया ऑफलाइन, यानी कि एंड ऑफ द डे एक मैं जो हिस्टोरिकली ऑलरेडी मूव आ चुके हैं उनको फाइंड आउट, उसको यूज करके फाइंड आउट करने की कि कहां रेजिस्टेंस है और कहां सपोर्ट है। बट क्या ये पॉसिबल है कि लाइव मार्केट में
बिना इस तरीके का चार्ट, जहां पे अभी चार्ट आगे बनना है, फ्यूचर में जहां चार्ट अभी डेवलप होना है, उस वहां पे मेरे को पहले से पता लग जाए कि कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस बनेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक हम लोग लॉजिक यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी। तो पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी बेसिकली है क्या? देखिए, पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी इज बेसिकली टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव एज वेल। तो ये तो मैंने आपको जैसे मैनुअली समझना सिखाया कि जो हिस्टोरिकली ऑलरेडी मूव निकल चुके हैं वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली कहां स्टॉक का रेजिस्टेंस बन सकता है, कहां स्टॉक का रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन सकता है, वो आपको मिलेगा पिवट पॉइंट की हेल्प से। तो वो समझने की हम कोशिश करते हैं किस तरीके से। राइट। तो ये तो हो गया एचडीएफसी बैंक का, जहां मैंने कोशिश करी थी, मल्टीपल सपोर्ट्स बन रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया था स्टॉक ने। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट बनाया था स्टॉक ने। बट मेरे लिए ये फाइंड आउट करके कि किस लेवल को कैसे प्ले आउट करना है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, वो मैं अभी चार्ट पे मैनुअली नहीं देख सकता। राइट। तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो फ्यूचर में काम करेंगे, उसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी को। तो ये इस तरीके से, मैं एक बार अपनी जो ट्रेंड लाइंस मैनुअली बनाई थी उनको हटा देता हूं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो पाएगा किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी बन के चार्ट्स के ऊपर विजिबल होते हैं। तो ये मैंने एक पिवट पॉइंट्स यूज करे हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट के ऊपर, जो भी टाइम फ्रेम रखा है मैंने 5 मिनट का। अब आप देखिए सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम ऑटोमेटिकली मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में खुद ब खुद चार्ट के ऊपर प्लॉट करके दे रहा है। यानी कि मेरी मैनुअल इंटरवेंशन अब यहाँ पे कम हो गई, एवरीथिंग इज लॉजिकल। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकले कैसे, पिवट पॉइंट निकला कैसे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। इफ यू जस्ट गूगल अबाउट द फॉर्मूला फॉर पिवट पॉइंट, उसका एक फॉर्मूला होता है प्री डिफाइंड, जो कि प्रीवियस डे के ओपन, हाई, लो और क्लोज, इन चारों पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके फ्यूचर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको प्लॉट करके देता है एज एन इंडिकेटर। तो दिस इज द इनबिल्ट इंडिकेटर ऑफ पिवट पॉइंट। ये आप किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। आपका कहीं पे भी डीमैट अकाउंट है, कहीं पे भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर आप कोई टूल यूज कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो दिस इज एन इनबिल्ट इंडिकेटर विच यू कैन एक्चुअली यूज। राइट। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी की तरह किस तरीके से काम कर सकते हैं जी। तो ये तो हो गया आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक बीच में लेवल होता है। अगर मैं थोड़ा जूम करूं, आपको बीच में एक लेवल दिखेगा विच इज कॉल्ड एज अ पिवट पॉइंट। ये आपको पी दिख रहा होगा। पिवट पॉइंट ऑफ दिस एचडीएफसी बैंक इज 1413 रुपीज फॉर टुडे। और सबसे बढ़िया बात है पुष्कर जी इस इंडिकेटर की कि ये प्राइस को फॉलो नहीं करेगा जी। हम लोग देखते हैं डे टू डे ट्रेडिंग में काफी ऐसे इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेजेस है, स्टोकेस्टिक है, एमएसीडी है। ये इंडिकेटर्स बेसिकली फॉलो करते हैं प्राइस को। जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा इनकी इंडिकेटर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन ये जो पिवट पॉइंट है, इनकी जो वैल्यूज है पूरे दिन के लिए इट विल रिमेन सेम। ये पूरे दिन के लिए ऐसा नहीं है कि स्टॉक मूव किया तो पिवट पॉइंट भी ऊपर मूव कर गया, या स्टॉक नीचे मूव किया तो सपोर्ट भी उसका नीचे मूव कर गया। ये पूरे दिन के लिए फिक्स होती है, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, जो कि मार्केट बंद हो चुकी है। राइट। तो देखिए अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, हमें वेट करनी होती है मार्केट में सुबह 9:30 बजे तक। राइट। 9:15 बजे बाजार खुलता है, हमें 9:30 बजे तक बाजार को टाइम देना है। सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि किसी भी स्टॉक को अगर मुझे ट्रेड करना है तो क्या उसका व्यू मैं पॉजिटिव लेके चलूं या नेगेटिव लेके चलूं। दिस इज द मेन क्वेश्चन दैट कम्स टू द एवरी ट्रेडर्स माइंड। राइट। तो 9:15 बजे जब बाजार ओपन होता है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक मैंने अपने बास्केट में रखा हुआ है कि मेरे को एचडीएफसी बैंक इज माय फेवरेट स्टॉक, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी काम करेगी, आई वांट टू ऐड अनदर पॉइंट, ये लो वॉलेटाइल स्टॉक्स में काम नहीं करेगी। उन्हीं स्टॉक्स में काम करेगी जिनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो आपको फोकस किन स्टॉक्स के ऊपर करना है, उन स्टॉक्स के ऊपर जो कि आपके ऑलरेडी फ्यूचर सेगमेंट में लिस्टेड है, या क्योंकि उनमें वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा वॉलेटाइल मैनर में ट्रेड करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक बैंकिंग काउंटर में से एक दिग्गज काउंटर है, उसके ऊपर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 9:15 बजे बाजार खुलता है, ट्रेड लेना है मेरे को एचडीएफसी बैंक में। तो पहला क्वेश्चन एज ए ट्रेडर मेरे दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इसको खरीद के काम करूं या मैं इसको बेच के काम करूं। राइट। मुझे क्या फोकस करना है? मुझे फोकस करना है 9:15 बजे एचडीएफसी बैंक ओपन क्या हुआ, क्या वो अपने पिवट पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ या पिवट पॉइंट के नीचे ओपन हुआ। बिकॉज एक सिंपल सा नेचर है किसी भी एसेट क्लास का, जब तक वो अपने पिवट पॉइंट के ऊपर होता है हम लोग कहते हैं कि वो एसेट क्लास अपने बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। इन अ सिमिलर वे अगर वो पिवट पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है या नीचे ओपन हो रहा है
हम लोग उसको कहते हैं वो बियरिश टेरिटरी में, यानी कि मेरा जो व्यू रहना चाहिए वो शॉर्ट सेल एंड राइज का रहना चाहिए, और अगर पिवट पॉइंट के ऊपर है तो मेरा जो व्यू है वो बाय एंड डिप्स का रहना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 9:15 बजे देखना है एचडीएफसी बैंक ओपन कहां हुआ, क्या वो अपने पिवट पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ या नीचे ओपन हुआ। नीचे। ओपनिंग कहीं पे भी हो, मुझे मैटर करता है 9:30 बजे की क्लोजिंग, 9:30 पे स्टॉक कहां पे क्लोज हो रहा है, क्या वो पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज हो रहा है या पिवट पॉइंट के नीचे क्लोज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, ये आज की मार्केट की हम बात करें 11 अक्टूबर, 9:15 पे एचडीएफसी बैंक ओपन हुआ। ओपनिंग प्राइस था स्टॉक का लगभग 1401 रुपए, जो कि अपने पिवट पॉइंट से नीचे है। मुझे वेट करनी है 9:30 की। 9:30 को अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ अपने कर्सर को, तो 9:30 की क्लोजिंग मिलती है मेरे को इस कैंडल पे लगभग, जो कि क्लोजिंग दे रहा है 1407 की, एंड माय पिवट पॉइंट फॉर टुडे इज 1413 रुपीज। तो क्लियर सिग्नल है, 1413 के नीचे 9:30 बजे की क्लोजिंग आई है एचडीएफसी बैंक की, यानी कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर इंटरडे पर्सपेक्टिव से मेरा व्यू जो रहेगा क्लियरली सेल ऑन रैलीज का रहेगा। मुझे खरीदने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करनी, नो मैटर व्हाट मार्केट डेटा क्या कह रहा है, मार्केट कहां जा रही है, बैंकिंग के ऊपर क्या व्यू निकल के आ रहा है एनालिस्ट का, मेरा व्यू क्लियरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एचडीएफसी बैंक के ऊपर सेल ऑन रैलीज का ही रहेगा। राइट। अब ये समझने की कोशिश जी। अगर बढ़ रहा है तो और भी, अगर आप यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, बट अगर रैली कर रहा है स्टॉक तो वहां से हम उसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे चाहे इंट्राडे कर रहे हो, चाहे फ्यूचर्स कर रहे हो, चाहे ऑप्शंस कर रहे हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल आपने सही पॉइंट किया। ये अब ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कि उनका किस तरीके का रिस्क एपेटाइट है। आइदर यू कैन ट्रेड ऑन एट द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और यू कैन ट्रेड एट आउट ऑफ द मनी, बट ओटीएम में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है टाइम वैल्यू इरोड होने का। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, अगर आपने फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं लेना, यानी कि फ्यूचर्स में क्योंकि मार्जिन इश्यूज रहते हैं कई क्लाइंट्स को, तो आप एटीएम की कॉल ऑप्शंस पे ट्रेड करिए, या एटीएम की पुट या कॉल के ऊपर आप फोकस रखिए। तो जैसे स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी 9:30 बजे के करीब 1400 लगभग 1406 रुपए, 1408 रुपए के आसपास। तो 1408 रुपए का मतलब हो गया मुझे फोकस रखना 1400 की पुट पे या फिर 1410 की पुट पे, अगर मैं इन द मनी रिस्क ज्यादा लेके कर सकता हूँ। तो अब मेरे को एटलीस्ट ये क्लियर है कि मुझे कॉल पे तो बिल्कुल फोकस नहीं रखना, या अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं तो मुझे बाय करके तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना। राइट। ये पहला आंसर मेरे को मिलता है कि मुझे ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई इंडिकेटर मैंने यूज नहीं किया, ना तो मैंने मूविंग एवरेज यूज करी, ना आरएसआई यूज लगा के देगी, कुछ नहीं यूज नहीं करना। सिर्फ मेरे को ध्यान रखना है कि ओपन कहां हुआ स्टॉक और 9:30 बजे की क्लोजिंग क्या दे रहा है स्टॉक। राइट। प्राइस के ऊपर फोकस रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री करने की। तो क्या अब मैं 9:30 बजे की क्लोजिंग बेसिस पे आंखें बंद करके ट्रेड ले लूं? इज इट फिजिबल टू दैट कि 9:30 बजे सब पिवट पॉइंट के नीचे है और अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, बिकॉज आप कह रहे हैं कि क्लोज नीचे दिया तो आप शॉर्ट कर दो, बट दिस इज नॉट द पॉइंट। राइट। अब ये जो पिवट पॉइंट्स है ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पूरे दिन के लिए फिक्स रहते हैं, ये चेंजेस नहीं आएंगे, फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे इसके अंदर। अब मुझे इन लेवल्स के अंदर खेलना है, यानी इन लेवल्स को किस तरीके से यूज करना है। आई नीड टू प्ले आउट, बिकॉज प्रॉफिट कमाना है मार्केट से, तो सही एंट्री और सही एग्जिट बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। अब 1410 की क्लोजिंग आई, पिवट पॉइंट मुझे पता है 1413 का है, तो मुझे वेट करनी है कि स्टॉक एक बार पिवट पॉइंट की तरफ मूव करे। पिवट पॉइंट के पास मैं यहाँ पे बिड लगा के बैठूंगा शॉर्ट करने की, यानी कि 1413 के आसपास मैं शॉर्ट करने की बिड लगाऊंगा। अब इट डिपेंड्स, अगर आप थोड़ा अर्ली ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1411 पे भी कर सकते हैं, 1412, 1413, 1413 रुपए 50 पैसे डिस्क्रिशनरी। बट मेरा जो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, बिड लगा के बैठूंगा 1413 के आसपास, वहां पे स्टॉक आएगा तो शॉर्ट करूंगा, बिकॉज वहां से मुझे पता है स्टॉप लॉस क्या है और मेरा रिवॉर्ड यानी कि मेरा टारगेट क्या है। तो पहले ही हम लोग समझते हैं कि शॉर्ट करना है तो कहां करना है, पिवट पॉइंट के क्लोज टू क्लोज मेरे को शॉर्ट ट्रेड लेना है 1413। तो पुष्कर जी, अब हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि 1413 के आसपास मैंने बिड लगाई शॉर्ट करने की। शॉर्ट करने का रीजन मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि मुझे शॉर्ट क्यों करना है। 1413 के आसपास मैंने यहाँ पे शॉर्ट प्ले किया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एग्जिट की। एग्जिट या तो देखिए मेरा एसएल फॉलो करेंगे और दूसरा हम फॉलो करेंगे टारगेट को। स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमारे जो लेवल्स हैं और टारगेट के लिए हमारे नेक्स्ट लेवल जो होते हैं पिवट पॉइंट के, वो होते हैं हमारे R1 रेजिस्टेंस 1 और दूसरा होता है हमारा S1 विच इज कॉल्ड एज सपोर्ट 1। तो R1 निकल के आ रहा है मेरे पास आज एचडीएफसी बैंक का 1428 रुपए, यानी कि अगर 1413 पे मैंने शॉर्ट किया तो 1428 के लगभग मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल ट्रेड लेने की यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1428 तो देखिए ग्लोबली एवरीबडी इज वाचिंग दीज लेवल्स, बिकॉज ये पिवट पॉइंट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं, एवरीबडी इज वाचिंग दीज लेवल। तो आपको 1428 ना लगा के 1428 रुपए 50 पैसे या 1429 रुपए इस तरीके से थोड़ा सा प्ले आउट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग अगर एग्जैक्टली अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेंगे ना तो स्मार्ट प्लेयर्स पैसे जल्दी बना जाएंगे। होता क्या कई बार हम लोग ये भी देखते हैं प्रैक्टिकल मार्केट में,
1428 टेस्ट ना करके 1427 या 1429 बना के वापस आ गया मार्केट, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। बट हमें थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड प्ले आउट करना है, बिकॉज स्टॉप लॉस है 1428 का, सारी दुनिया देख रही है, तो मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा सा 1429 पे रखूंगा तो ज्यादा बेटर है। तो ये तो मेरा हो गया R1 स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट हमारा वर्क करता है पहला S1, और उसी के बाद अगर हम लोग पिवट पॉइंट्स को फॉलो करें तो नेक्स्ट जो टारगेट मिलता है मेरे को मिलता है S2। इसी तरीके से हम लोगों को पिवट पॉइंट्स पे डेली बेसिस पे 6-7 लेवल्स मिलते हैं। एक लेवल होता है पिवट पॉइंट का, देन R1 R2 R3, यानी कि टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3, या फिर स्टॉप लॉस 1 स्टॉप लॉस 2 स्टॉप लॉस 3। बट स्टॉप लॉस 2 और 3 पे हमें मूव नहीं करना, डिसिप्लिन फॉलो करके स्टॉप लॉस 1 पे ही पोजीशन को एग्जिट करना है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो 1428 का जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां मेरा स्टॉप लॉस बनता है क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया है, और अब यहां पे मार्केट टेस्ट करती है अब आपका पेशेंस। 13 पे शॉर्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई टेस्ट करे 1417 तक के, यानी 1470 तक आपके आउट ऑफ द मनी, यानी कि आपका M2 माइनस में लेके गया। उसके बाद फिर से एक सेलिंग प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ। बिकॉज सेलिंग प्रेशर क्यों बना, उसका एक सिंपल सा लॉजिक था, स्टॉक पिवट पॉइंट के नीचे ओपन हुआ था, 9:30 बजे पिवट पॉइंट के नीचे ही क्लोज दिया था, तो कहीं ना कहीं सेलर्स का वहां पे डोमिनेशन ज्यादा है मार्केट में। सिंपल सा तरीका है, इसी वजह से मैंने शॉर्ट किया था, और यही कारण है कि प्राइसेस में अगेन एक डाउनफॉल देखने को मिला, एंड स्टॉक हैज फॉलन वंस अगेन टुवर्ड्स 1406 लेवल, जहां पे 9:30 बजे के करीब करीब क्लोजिंग आई थी। नाउ यहां पे अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना साथ के साथ स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है। जो ये मैंने 1428 का स्टॉप लॉस रखा था, जितना पॉइंट मेरे फेवर में आता रहेगा स्टॉप लॉस में अकॉर्डिंगली अपना ट्रेल करता रहूंगा, डिपेंडिंग ऑन माय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। बट दिस इज द लॉजिक आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। तो यहाँ पे इस जोन में, यानी कि लगभग अगर आप देखें, एंट्री ली मैंने 11:15 बजे करीब 11:45 पे, और 2:25 तक मार्केट मेरा पेशेंस टेस्ट करती रही, यानी कि मार्केट ना तो मेरे स्टॉप लॉस की तरफ मूव करी, ना तो मेरे टारगेट की तरफ मूव करी। सडनली 2:25 के आसपास यहाँ पे फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ मार्केट में, एंड HDFC बैंक फेल टुवर्ड्स इट्स S1, जो कि है मेरा 1400 रुपए का। तो क्लियरली यहाँ पे मेरे को अपना प्रॉफिट लॉक करना है। लॉजिक मेरे पास बिल्कुल था शॉर्ट ट्रेड लेने का, शॉर्ट ट्रेड लेने की एंट्री का भी लॉजिक था मेरे पास, और यहाँ पे मेरे को अपना प्रॉफिट बुक करने का भी एक लॉजिक मिल गया। S1 पे आ रहा है, यानी कि एक डिमांड जोन पे दोबारा से आ चुका है स्टॉक, यहाँ मुझे अपना प्रॉफिट लॉक करना चाहिए। और ये एक मैंने लाइव मार्केट में आज एक ट्रेड लिया, अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया था, एंड आप खुद देखिए S1 के आसपास मार्केट में आके फिर से एक हॉल्ट आया, यानी कि सपोर्ट जोन डिमांड जोन फिर से क्रिएट हुआ, और दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम माय ट्रेड। तो दिस इज एन लाइव एग्जांपल कि आज HDFC बैंक में शॉर्ट ट्रेड मैंने क्यों लिया। राइट। सो सर इसे बैक टेस्ट भी करा के दिखा दीजिए एक बार लोगों को कि ये सेम काम कर रहा है। बिल्कुल। देखिए अब मैं बात करता हूं, ये पिवट पॉइंट्स का मैंने कल के सेशन में भी लिए थे। कल के सेशन में हम सभी जानते हैं 10 अक्टूबर का दिन था, मार्केट एक शार्प गैप डाउन ओपन हुआ था। उसी वजह से एक हम लोगों ने देखा कि जो मार्केट के लीडर्स थे उनमें भी कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आया था। HDFC बैंक की क्लोजिंग थी फ्राइडे को लगभग यहाँ पे 1430 के आसपास। स्टॉक ओपन हुआ मंडे को 10 अक्टूबर को 9:15 बजे लगभग अपने S3 और S4 के बीच में, यानी कि पिवट पॉइंट से कई ज्यादा नीचे। अब ये जो पिवट पॉइंट्स आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उसके भी पिछले दिन के, यानी कि आज के नहीं, ये कल के सेशन के दिखा रहे हैं आपको, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे कैलकुलेटेड थे। अब जब स्टॉक अपने पिवट पॉइंट से ऑलरेडी इतना नीचे खुल रहा है, यानी कि अपने S3 और S4 के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, तो दिस इज द डे आई विल नॉट ट्रेड इन HDFC बैंक। HDFC बैंक में मैं ट्रेड नहीं लूंगा until the time stock will move towards its pivot point। तो अब देखते हैं मार्केट में HDFC बैंक ने कल किस तरीके से बिहेव किया। देखिए यहाँ पे 9 बजे मार्केट में खुला HDFC बैंक, 9:30 बजे की क्लोजिंग हम लोगों ने देखी। HDFC बैंक में 9:30 बजे क्लोजिंग दी थी लगभग 1404 की, जो कि ये कैंडल आपको दिखाती है। राइट। स्टॉक ने सपोर्ट लिया, S3 की तरफ मूव किया। अभी भी मेरे को यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना। मैंने आपको सिंपल सा बताया कि जितने ज्यादा क्लोज मैं पिवट पॉइंट के ट्रेड लूंगा उतना मेरा रिस्क कम रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा स्टॉप लॉस जो है R1 पे। अगेन स्टॉक मूव टुवर्ड्स S2, मार्केट में रिकवरी आई, यहाँ पे भी मैंने ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज अगेन S2 है, पिवट पॉइंट के नीचे है, बाउंस जरूर करा है, बाय तो बिल्कुल नहीं करना, शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मूव किया S1 की तरफ, अगेन बाइंग प्रेशर बना मार्केट में, पिवट पॉइंट के आसपास कोशिश जरूर करी, जो कि कल का था 1428 रुपए का, कल का पिवट था। स्टॉक ने हाई बनाया 1426 रुपए का, यानी कि लगभग 2 रुपए नीचे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको एग्जैक्ट उस लेवल के ऊपर प्ले आउट नहीं करना, थोड़ा सा मार्जिन अपना लेके चलिए 2-3 रुपए का, बिकॉज अगर 1400 रुपए का स्टॉक है तो 2-3 रुपए उसमें कुछ भी नहीं होते। यही अगर 100 रुपए का स्टॉक होता तो उसमें 50 पैसे से 1 रुपया लूंगा मैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना मॉडिफाई करूंगा। अगर आप यहाँ पे बिड लगा के बैठ जाएंगे, 1428 का पिवट पॉइंट है, 1428 पे ही शॉर्ट करूंगा,
तो वहां पे मेरा ऑब्वियस ही बात है स्मार्ट प्लेयर्स एक स्टेप फॉरवर्ड आपसे फॉलो करेंगे, 1426 रुपए का हाई बनाएगा स्टॉक, एंड अगेन इट फेल टुवर्ड्स S2, फेल टुवर्ड्स S3, बाउंस्ड बैक एंड क्लोज अप्रोक्सीमेटली अबव S2। यानी कि सीधी सी बात है, अगर मैंने यह शॉर्ट किया होता पैसा मेरे को जल्दी बनता, मेरा रिस्क कम होता। हालांकि मैं अगर सपोर्ट में बाय करने की कोशिश करूंगा तो मेरा अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा, अगेंस्ट द लॉजिक हो जाएगा। तो लॉजिक हमेशा यही रहेगा, पिवट पॉइंट के नीचे हमेशा शॉर्ट ट्रेड ही फॉलो करूंगा, और पिवट के जितना आसपास में ट्रेड ले सकूं उतना ही मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवर करेगा। राइट। तो ये तो कुछ हो गए पुष्कर जी लाइव मार्केट के एग्जांपल्स हो गए जो कि आज मार्केट में एक्चुअली निकले। बट अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पिवट पॉइंट्स को हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो इज इट यूजफुल फॉर एनी ट्रेडर हु इज बिजी इन अदर वर्क, जिसके पास चार्ट्स देखने का टाइम नहीं है, इंडिकेटर्स वॉच करने का टाइम नहीं है, मेरे को कोई ये बता दे कि भैया मेरे को लेवल्स बता दो, पिवट पॉइंट आज का क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो ताकि मैं अपनी बिड्स प्लेस कर दूं मार्केट में टर्मिनल पे, उसके बाद अपना दूसरा काम, अपने जो जिस काम में मैं बिजी हूँ, अपना दूसरा जॉब में मैं अपना काम करता रहूं। तो इज इट फिजिबल फॉर दोज ट्रेडर्स ऑल्सो कि मैं सारा दिन चार्ट बैठ के देखता रहूं? आप बताइए, इज इट फिजिबल फॉर यू ऑल्सो? अगर आप किसी और शेड्यूल में अपना बिजी है तो क्या मैं आपको बोलूं पूरा दिन चार्ट्स आप खोल के बैठे रहिए और अपने लेवल्स के साथ मेरी स्ट्रेटजी पे वर्क करिए? पूरे दिन तो चार्ट वही देखेगा सर जो फुल टाइम ट्रेडर होगा। जी बिल्कुल। टाइम ट्रेड नहीं करेगा वो पूरे दिन चार्ट नहीं देख सकता। एग्जैक्टली तो सर इसी वजह से यही काफी क्वेरीज आती थी क्लाइंट्स की, सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारा दिन चार्ट देख पाए। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट शायद मेरे लिए आसान है चीजें समझना, चीजों को वॉच करना पूरा दिन, बट एज अ डे ट्रेडर राइट व्हाट आई कैन गेट अबाउट दिस कि मेरे को कोई पिवट पॉइंट्स बता दे डेली बेसिस पे ताकि मैं अपनी बिड्स प्लेस कर दूं। तो सेम वे में हम सेम लॉजिक को अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताते हैं कि जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑटो ट्रेडर को इनफैक्ट अब हम लोगों ने इसका एडवांस वर्जन इसका लॉन्च किया है। आई होप आपके काफी जो व्यूअर्स हैं ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, इस एडवांस वर्जन का भी कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो इस एक बार आप एडवांस वर्जन भी दिखा दीजिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल कई लोगों का अपडेट हो गया, उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट भी आए थे, तो क्या क्या चेंजेस करें आप लोगों ने? बिल्कुल। तो अभी तक हम बात करते हैं पिवट पॉइंट्स की कि किस तरीके से चार्ट्स के ऊपर तो हम लोग ऑलरेडी इनको देख सकते हैं, बट ऑलरेडी जो यूजर्स ऑटो ट्रेंडर का यूज कर रहे हैं, एक बार मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं कि इसका हम लोगों ने एक ऑटो ट्रेंडर नेक्स्ट करके एक नया वर्जन इसका हम लोगों ने लॉन्च किया। आप कह सकते हैं नया वर्जन जो है बेसिकली इसका सिर्फ लुक एंड फील हम लोगों ने चेंज किया अपने यूजर्स के लिए, बिकॉज काफी इश्यूज आते थे। देखिए पुराने वर्जन में थोड़ा सा, क्योंकि रॉ वर्जन था, थोड़ा स्पीड का इशू था, थोड़ा सा लुक एंड फील का इशू था, तो वी हैव मूव टू द एडवांस वर्जन जहां पे ये पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी सबसे पहले मैं बात करता हूं जो अभी तक मैंने डिस्कस करी लेवल्स वाइज। तो नए ऑटो ट्रेंडर के अंदर जो नया लुक एंड फील आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। यू कैन यूज द थीम अकॉर्डिंग टू योर नीड। यहाँ पे हम लोगों ने थीम की ऑप्शन दे रखी है, ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपको देखना है तो यू कैन गो टू द ब्लैक वर्जन, अदरवाइज अगर आपको व्हाइट वर्जन पे थोड़ा कंफर्टेबल है जो कि पुराने वर्जन में था तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पिवट पॉइंट्स की, जो अभी तक स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी। अब स्टॉक्स के पिवट पॉइंट्स आपको इस नए वर्जन में कहाँ देखने को मिलते हैं? देखिए अगर मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल बैंकिंग काउंटर में ट्रेड देना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, जैसे कि हम पहले वर्जन में भी दे रहे थे, आपको सेक्टर्स की लिस्ट दे देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरे सेक्टर्स आ जाते हैं आपके सामने। यहां पे मैं बैंकिंग काउंटर पे अगर जाता हूं, प्राइवेट बैंक्स पे, यहां पे मैं गया, प्राइवेट बैंक्स के अंदर पूरी लिस्ट ओपन होकर आ जाती है सेम वे जैसे कि पुराने वर्जन में थी। यहां पे मेरे को ट्रेड लेना है एक्सिस बैंक में। अगर पहले मैं बात करता हूं पिवट पॉइंट्स की, तो इस तरीके से जब विंडो आपके सामने ओपन होगा, लगभग प्राइवेट बैंक्स की मैं बात करूं तो 11 ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि मेरे पास F&O सेगमेंट में लिस्टेड है, साथ के साथ मैं कैश सेगमेंट में भी ट्रेड कर सकता हूं। राइट तो उन्हीं बैंक्स के नेम्स के आगे हम लोग यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करते हैं, डाउन परसेंटेज, अप परसेंटेज, विच इज बेस्ड ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स। कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स को यहाँ पे मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी को काफी ज्यादा सिंपल रख रहा हूँ बेस्ड जस्ट ऑन पिवट पॉइंट्स। यहाँ पे हम लोग पिवट पॉइंट आपको, तो आप ही कह रहे हो कि जैसे एग्जांपल यहाँ पे बंधन बैंक का लूम है, तो उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि सिर्फ 2% चांसेस है ऊपर जाने के और 98% चांसेस है नीचे गिरने के। आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, बताइए प्लीज। देखिए यहाँ पे पुष्कर जी, यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा एक हम लोग क्लाइंट्स को हमेशा अपनी ट्रेनिंग वीडियोस में भी कहते हैं, ट्रेनिंग वेबिनार्स में भी समझाते हैं कि ये लेवल्स तो हम लोग आपको दे देते हैं, बट क्लाइंट्स को ये समझना भी जरूरी है कि ये लेवल्स और परसेंटेज को यूज कैसे करना है। अब काफी क्लाइंट्स की ये क्वेरी आती है कि सर 98% का क्या ये मतलब है कि 98% की प्रोबेबिलिटी है जाने की, या ये मैं मान के चलूं कि 98% ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो थी वो ऑलरेडी गिर चुका है स्टॉक, यानी कि 98% जो इंडिकेटर्स है इसके डाउन कह रहे हैं तो ऑलरेडी गिर चुका है या अभी भी ट्रेड ले सकते हैं?
तो क्लाइंट्स को हमेशा हम लोग यही समझाते हैं कि सर बेस्ट ट्रेड होता है आपका वही ट्रेड पाना चाहते हैं जिसमें रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। और लॉजिक के हिसाब से कभी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर 100% ऑफ द इंडिकेटर्स में से 70% इंडिकेटर आपको डाउन कहते हैं, दैट इज द राइट टाइम टू एंटर। या फिर 70% ऑफ द इंडिकेटर्स आपको कहते हैं अप के लिए, दैट इज द राइट टाइम टू एंटर। और यही समझने की हमें जरूरत है कि बंधन बैंक अगर ऑलरेडी 98% दिखा रहा है तो मैं आपको बोलूंगा ये रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं है, क्योंकि छोटा सा भी बाउंस आया तो टेक्निकल इंडिकेटर्स तो आपको 70-80 तक दिखाते रहेंगे डाउन 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 में, लेकिन आपका जो एंट्री होगा वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो बेस्ट एंट्री क्या होती है? बेस्ट एंट्री होती है जब 67, 76 इस रेंज में मैं ट्रेड लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जैसे अभी 67% यानी 65 से ज्यादा है डाउन परसेंटेज, तो दिस इज द राइट स्टॉक टू एंटर इनटू अ शॉर्ट पोजीशन। बंधन बैंक 98% है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरा ज्यादा है, इसको मैं थोड़ा अवॉइड करके चलूंगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका होगा यहाँ पे। मतलब आप कह रहे हो कि टेक्निकल इंडिकेटर्स ही जब दिखा रहे हैं कि 98% डाउन की प्रोबेबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं प्राइस को भी फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए जितने टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ना, हम लोग कहते हैं वो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। लैगिंग क्यों? क्योंकि वो प्राइस को फॉलो करते हैं। प्राइस इज द प्राइमरी थिंग इनटू अ मार्केट। जो प्राइस है ना वो कहते हैं भगवान भाव छे, दिस इज सेइंग इन गुजराती, भगवान भाव छे। तो भाव क्या है? भाव है आपका प्राइस। एवरीथिंग विल फॉलो द प्राइस। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ आज शेयर करी है पिवट पॉइंट की, वो प्राइस को फॉलो नहीं कर रही। वो सिंपल फिक्स लेवल्स है पूरे दिन के लिए, वो प्राइस को फॉलो नहीं करेंगे, प्राइस उनको फॉलो करेगा। वो पिवट की तरफ मूव करेगा, सपोर्ट की तरफ मूव करेगा। तो प्राइस भी तो किसी चीज को फॉलो करेगा ना, प्राइस फॉलो करेगा सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, राइट। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक की। यहाँ पे हालांकि अप परसेंटेज 51 है, डाउन परसेंटेज 49 है। अगर मुझसे कोई टेक्निकल बेसिस पे बात करेगा तो मैं बोलूंगा सर अभी तो 50-50 वाले चांस है, राइट। लेकिन मेरे को तो ट्रेड लेना ही लेना है, और ट्रेड भी लेना है तो सही डायरेक्शन में लेना है। तो उसके लिए मेरे को क्या फॉलो करना है? मुझे फॉलो करना है पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी। एक्सिस बैंक का करंट मार्केट प्राइस शुड बी बिलो देन 767 अगर मेरे को शॉर्ट ट्रेड लेना है। पिवट पॉइंट के ऊपर अगर है मेरा प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, तो मुझे लॉन्ग ट्रेड लेना है, राइट। 9:30 बजे वाला जो आपको मैंने लॉजिक बताया, 9:30 बजे बस आपको ये नोटिस करना है एक्सिस बैंक की क्लोजिंग क्या थी। अगर 9:30 बजे क्लोजिंग थी स्टॉक की 767 के ऊपर, स्टॉप लॉस मेरे को फॉलो करना है 755 के नीचे। टारगेट मेरा रहेगा 788 का, सेकंड टारगेट 800 का, थर्ड टारगेट 822 का, राइट। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं एक्सिस बैंक। अब मैं आपको चार्ट पे एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, चार्ट पे एक्सिस बैंक आज कहां ओपन हुआ। अब हमने ऑटो टेंडर में समझ लिया, 767 का लेवल दिमाग में मेरे आ गया। अब एक बार चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे एक्सिस बैंक ने आज कैसे बिहेव किया। आई बिलीव एक्सिस बैंक का चार्ट आपको विजिबल होगा। जी जी। तो बात करते हैं सेम स्ट्रेटेजी की। आज का ओपनिंग प्राइस 9:15 बजे ओपनिंग थी एक्सिस बैंक की लगभग 780, पिवट पॉइंट था 767 का। देखिए सेम लेवल यहां पे भी आ रहा है, राइट। 9:30 बजे स्टॉक ने क्लोज दिया यहां पे इस कैंडल पे, यानी कि जो क्लोज था स्टॉक का वो था 778 के आसपास, 777 का, राइट जी। पिवट पॉइंट की तरफ स्टॉक मूव नहीं करा, स्टॉक मूव कर गया अपने R1 की तरफ। यहां मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि पिवट पॉइंट के ऊपर खुला है, सो मेरा व्यू बुलिश है, बुलिश है, राइट। मेरा व्यू बुलिश है। और 9:30 बजे क्लोजिंग जो दी है वो भी इसने पिवट पॉइंट के ऊपर ही दिया, यानी कि मुझे शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना, राइट। बाय कहां करूंगा? कोशिश ये करूंगा जहां मेरा रिस्क कम से कम हो। रिस्क मेरा कम से कम होगा 767 के आसपास मेरे को मिले तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस 755 है। एग्जैक्टली, स्टॉप लॉस मेरा 755 है, तो मेरा रिस्क काफी बढ़ गया ना। अब यही अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख रहा होता ऑटो टेंडर में तो वो मेरे को 50-50 बोलते। यही अगर मैं पिवट पॉइंट की बात करूं तो पिवट पॉइंट भी फिलहाल मेरे को एंट्री तो नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को ये पता है कि एटलीस्ट डायरेक्शन क्या है स्टॉक की, स्टॉक ओपन कहां हुआ, स्टॉक पे क्लोजिंग कहां दी 9:30 की, राइट। ब्यूटीफुली स्टॉक मूव किया 788 की तरफ, R1 की तरफ। हालांकि एंट्री नहीं दी, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि इस तरीके से लेवल्स काम करते हैं। R1 पे यहां जाके हॉल्ट लिया स्टॉक ने, पहला हॉल्ट लिया यहाँ पे, दूसरा हॉल्ट लिया यहाँ पे, सेकंड जो अटेम्प्ट लिया R1 के ऊपर इसने दोबारा से ब्रेकआउट दिया एंड इट वेंट टुवर्ड्स R2 एज वेल, यानी R2 तो 799 का था, हालांकि स्टॉक मूव किया 796 तक, और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने R1 के आसपास ही जाके क्लोज हो गया। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया कम से कम कि टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ भी बोल रहे हो, मुझे इतना पता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से, या नहीं कि 9:30 बजे जो भी प्राइस एक्शन बाइंग सेलिंग हो रही थी, क्योंकि जो मेजर एक्टिविटी होती है ना पुष्कर जी, वो पहले 15 मिनट और आखिरी 15 मिनट में हम लोग देखते हैं मार्केट में होती है, राइट। तो पहले 15 मिनट ने मुझे ऑलरेडी यहाँ पे कहीं ना कहीं सिग्नल्स दे दिए कि आज जो बाइंग बेट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक में ज्यादा है, बेस्ड ऑन माय लॉजिक ऑफ पिवट पॉइंट स्ट्रेटजी, राइट। तो अगर हम इससे पहले वाले दिन की बात करें इसी एक्सिस बैंक में, सो जो
930 की कैंडल है, वो पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग आ गई उसकी। जी देखिए ये है 930 कैंडल आपकी जी, ये पिवट पॉइंट के ऊपर है क्लोजिंग इसकी। ये क्लोजिंग आई है पिवट पॉइंट के ऊपर जो कि है 750 टू 50 की। जी राइट। जस्ट या तो अगर यहाँ पे क्लोज ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया 930 पे, मैं क्यों बार बार एम्फेसाइज करा था 930 पे, देखिए ओपन तो स्टॉक कहीं पे भी हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल मार्केट इंडिकेटर्स, डिपेंडिंग ऑन द निफ्टी, स्टॉक कहीं पे भी ओपन हो जाएगा। लेकिन मेजरली जो पहले 15 मिनट में काम हुआ वहां पे सबसे ज्यादा बेट्स आती है, या तो बाइंग साइड की या तो सेलिंग साइड की। जी वो मुझे क्या इंडिकेट करती है, 9:30 बजे की क्लोजिंग। 9:30 बजे क्लोजिंग दिया इस पिवट पॉइंट के ऊपर, एंड उसके बाद देखिए पिवट पॉइंट को ही इसने सपोर्ट मान लिया, मल्टीपल टाइम्स इसने मुझे एंट्री करने का मौका दिया, एंड इट मूव टुवर्ड्स R1, R2, then R3 as well. जी This is how perfectly these levels work on an intraday traders. Right? तो एक बार हम लोग दोबारा ऑटो ट्रेडर की तरफ मूव करके उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस तरीके से हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेसिकली पिवट पॉइंट्स के बीच में कैश लेवल्स पे या फ्यूचर लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना चाहते, ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। तो हम लोग सेम वे में जैसे पुराने वर्जन में दे रहे थे, नए वर्जन में भी हम लोग ऑप्शन चेन देते हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक पे मैंने क्लिक किया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पूरी ऑप्शन चेन एनालिसिस मेरे सामने ओपन हो जाती है। तो सेम वे में अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहा है, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो आप लोगों को समझाया था, पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी के बेस पे आप ऑप्शंस में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। हमेशा फोकस करना है आपको एट द मनी स्ट्राइक के ऊपर। जो भी 9:30 बजे स्टॉक की क्लोजिंग आई वहां से आपकी एट द मनी जो भी स्ट्राइक है, क्योंकि आप प्योरली इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। और आउट ऑफ द मनी जाने में नुकसान क्या रहता है कि अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं मिला आपके अकॉर्डिंगली जो आप सोच के चल रहे हैं, या शार्प मूवमेंट एनी साइड नहीं मिला, तो उसका टाइम वैल्यू इरोड हो जाता है। तो कभी भी फोकस रखते हैं आप एट द मनी स्ट्राइक पे फोकस रखिए। रिस्क थोड़ा ऑब्वियसली बात है ज्यादा होता है, लेकिन मुझे पता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट भी मेरे पास डिफाइंड है। तो सेम वे में हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते हैं। अब एट द मनी की बात करूं तो स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी लगभग 767 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज की मैं बात कर रहा हूँ। राइट 767 का मतलब हो गया 760 की स्ट्राइक के ऊपर मुझे फोकस रखना है, यानी कि यहाँ पे 760 की स्ट्राइक में क्या काम हो रहा है, ये राइट हैंड साइड में पूरी ऑप्शन चेन एनालिसिस आती है। स्ट्राइक का भाव आ जाता है, क्या भाव चल रहा है स्टॉक पर्टिकुलर स्ट्राइक का, और साथ के साथ ही आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाती है कि किस स्ट्राइक पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है स्टॉक में, और किस स्ट्राइक पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो डेरिवेटिव मार्केट की अगर बात करें तो कॉल ऑप्शन में जहां पे हम लोग कहते हैं बेसिकली जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, हम लोग उसको रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। सेम वे में जिस स्ट्राइक पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपका पुट्स में बिल्डअप होता है, हम लोग उसको सपोर्ट मान के चलते हैं। बट अभी हम लोग उसको मिक्सअप नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को काफी सिंपल रखेंगे। वी आर फोकसिंग ऑन पिवट पॉइंट्स, तो हम प्योरली पिवट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। बिकॉज क्या होगा ना, जितने ज्यादा इंडिकेटर्स हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी में मिक्सअप करेंगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो प्योरली अगर आप ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजीज अलग होती है। देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट? बट ऑन द व्हाट इज द मेन पॉइंट, द मेन पॉइंट इज कि मेरे को एक सिंगल पेज में सारे डेटा एनालिसिस प्रोवाइड हो जाते हैं। रादर आई एम अ कैश लेवल ट्रेडर, इफ आई एम एन ऑप्शन ट्रेडर, तो मेरे को ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने को मिल जाता है। साथ के साथ मेरे को पिछले दिन में क्या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और ओपन इंटरेस्ट वाइंड अप हुआ वो भी मुझे देखने को मिल जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सिस बैंक पर्टिकुलरली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अंदर भी आपको डेटा देखने को मिल जाता है। तो सेम वे में जिस तरीके से हम लोग पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस देते थे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन जब आप डेरिवेटिव पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों ने एक ड्रॉप डाउन प्रोवाइड कर दिया है। पहले ये ड्रॉप डाउन नहीं होता था। तो निफ्टी ओआई टेबल पे जब मैं क्लिक करता हूं तो निफ्टी का ओआई टेबल पूरा ओपन हो जाता है, यानी कि निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। तो जैसे आज की मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी लगभग 60-70 पॉइंट डाउन खुला था बाजार ओपनिंग नोट पे। उसके बाद ड्रास्टिकली इट वेंट टुवर्ड्स 250 पॉइंट्स और 17,000 के लेवल्स भी तोड़ गया। तो अगर हम लोग डेटा की बात करें तो डेटा सुबह से ही जब निफ्टी ओपन हुआ था क्लियरली यहाँ पे नेगेटिव था। नेगेटिव अगर मैं चार्ट वाइज बात करूं तो अपनी जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, यानी कि डेटा नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है? जब हम जीरो के नीचे ट्रेड करते हैं। तो सेम वे में निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूली अपना डेटा नेगेटिव साइड पे ही डेवलप हो रहा था, जबकि मार्केट 60-70 पॉइंट डाउन थी। तो बैंक निफ्टी ने एक बार कोशिश जरूर करी थी बाउंस दिखा के पॉजिटिव मूव्स दिखाने की, बट अल्टीमेटली सेलर्स मार्केट थी आज। पिवट पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे थे कि मार्केट आज डाउन जानी चाहिए। और ऑप्शन चेन एनालिसिस की मैं बात करूं तो वो भी मुझे सिग्नल सेल का ही दे रहे थे। मॉर्निंग से 9:30 से देखिए निफ्टी में सेल सिग्नल ही क्रिएट हो रहा था, एंड टिल द लास्ट मोमेंट निफ्टी में सेल सिग्नल ही आता रहा। तो दिस इज अ राइट वे टू डू ट्रेड डिपेंडिंग ऑन द
एंट्री एंड एग्जिट, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। तो यहाँ पे देखिए पुष्कर जी, क्लाइंट्स का या आपके व्यूअर्स का एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या क्षितिज जी ये जो पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी आपने बताई, क्या इनको मैं ऑप्शंस के ऊपर लगा के यूज कर सकता हूँ? यानी कि अगर मैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन चार्ट के ऊपर प्लॉट कर रहा हूं, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, क्या उसमें फॉलो करेगी? तो मेरा क्लियर आंसर एक्सपायरी पे इशू हो सकता है क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत तेजी से जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे आई आपने थिंक सेलिंग करके काम किया जा सकता है। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल यहाँ पे आपने सही पॉइंट आउट किया सर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है पुष्कर जी, क्लाइंट्स हमेशा कोशिश करते हैं प्रीमियम बाय करने की, और एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है ना, राइटर्स की मार्केट कहते हैं हम लोग जिसे, राइटर्स ज्यादा हावी होते हैं मार्केट में, यानी कि जो भी वैल्यू है ऑप्शन की वो कहीं ना कहीं जीरो उसको करके वो एक्सपायर कर देते हैं। खासकर हम लोग ये देखते हैं थर्सडे की मार्केट में, तो खासकर यही रहता है कि जो कॉल होगी वो जीरो हो जाएगी, पुट होगी जीरो होगी, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते रह जाएंगे। राइट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन में आप खुद बताइए कैसे काम करेंगे, जिसको एक्सपायर जीरो होना है ऑप्शन को, यानी कि मार्केट ट्रेड कर रही है 17,200 पे, आप 17,400 की कॉल लेके बैठे हो और सपोर्ट के पास बाय कर रहे हो। आप खुद बताओ 17,400 की कॉल में कहां वैल्यू रह गई? 3.5 बजे तो जीरो एक्सपायर हो गई। राइट। तो इसी वजह से मैं क्लाइंट्स को समझाता हूं कि ऑप्शंस मार्केट हमेशा सेलर्स की मार्केट कहते हैं हम लोग। हाँ, अब रिटेल ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर हर एक के लिए ये संभव नहीं रहता कि मैं ऑप्शंस को सेल करके काम कर सकूं, क्योंकि रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड कम है। राइट। तो हमेशा मैं कोशिश करूंगा प्रीमियम बाय करने की, तो प्रीमियम बाय करके करिए, इसलिए हम लोग कहते हैं इंट्राडे ही ट्रेड करिए और एट द मनी में ही करिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए इंडेक्स का, ना कि ऑप्शंस का। ऑप्शंस कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो नहीं करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे इंडेक्स। तो हमेशा कोशिश करिए कि निफ्टी का पिवट पॉइंट कहां है, बैंक निफ्टी का पिवट पॉइंट कहां है, स्टॉक का पिवट पॉइंट कहां है, वो फॉलो करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जैसे प्राइस मूव करेगा ऑप्शन प्राइस को फॉलो करेगी। राइट। आई होप आपके व्यूअर्स को क्लियर हुआ होगा कि ऑप्शंस में पिवट पॉइंट स्ट्रेटजी एटलीस्ट मुझे फॉलो नहीं करनी है बाय के सिनेरियो। राइट। तो ये तो एक आज की मार्केट का एक छोटा सा एग्जांपल पुष्कर जी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरीके से पिवट पॉइंट को हम लोग यूज कर सकते हैं डे टू डे ट्रेडिंग के लिए। किस तरीके से ऑप्शन चेन एनालिसिस हम लोगों ने नए वर्जन में शो करी है। आई बिलीव काफी जो व्यूअर्स हैं इसको जो यूज कर रहे हैं लुक एंड फील से थोड़ा सा इंप्रेस जरूर हुए हैं। हम लोग के पास मेल्स भी आती रहती है कि सर इसकी स्पीड के ऊपर आप लोगों ने अच्छा वर्कआउट किया है। अब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो पहले मेरे को विंडो ओपन होने में लगभग 10 सेकंड लग जाते थे, 12 सेकंड लग जाते थे, यू ऑल कैन सी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यहाँ पे मैं विंडोज अपनी ओपन कर सकता हूँ। तो स्पीड का जो सबसे बड़ा इशू रहता था ऑटो टेंडर के साथ, जो हम काफी क्रिटिक्स हमें बोलते थे कि सर आपका ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर अच्छा तो बहुत है लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड में ये मात खा जाता है, उसके ऊपर हम लोगों ने काफी अच्छा वर्कआउट करा। तो आई बिलीव जो लोग ऑलरेडी पुराना वर्जन यूज कर चुके हैं और स्पीड के इश्यूज की वजह से थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर दिया था, आई बिलीव दिस विल रिजॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स इन कमिंग टाइम। सो आई होप आप सब लोगों को ये पिवट पॉइंट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। अगर आप लोग ऑटो ट्रेंडर के सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड है तो आप इस सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। एंड फाइनली डू शेयर दिस वीडियो जिससे जो हमारा एफर्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्षितिज जी थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया एंड आज आई होप पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों के अभी भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। I'll try to definitely convey that to Mr. Kshitij so that next time जब भी सर काम टाइम ले वो क्वेश्चंस आपसे पूछ पाए। तो ये जो सर हमारे पास कमेंट्स आते हैं उसी से हमें पता लगता है लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो बहुत टाइम से लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते थे। सो आपने आज बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच पुष्कर जी, थैंक यू।